हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका दोस्त अमरीश वर्मा। अभी जो है पीछे के वीडियो में मैंने देखा था क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर का मैथ्स बेसिक का था, वो क्वेश्चन नंबर 25 मतलब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में सेक्शन C कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं सेक्शन C का क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि 2 alarms clock rising their alarms at regular interval of 20 minutes and 25 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again together next time? देखते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अलार्म हमारे पास है, 2 अलार्म है जो रिंगिंग करता है रेगुलर इंटरवल पे। एक 20 मिनट्स पे है और एक 25 मिनट्स पे है, और वे पहले तो वो 12 बजे नून को जो है वो बीप कर रहा है, तो फिर से वो नेक्स्ट टाइम कब करेंगे। इसका मतलब एलसीएम हमें निकालना होगा। किसका निकालना होगा? एलसीएम ऑफ 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स का। तो मिनट्स तो बाद में हम कर लेंगे, पहले 20 और 25 का देख लेते हैं। तो 20 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 20 का 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। इसी तरह अगर हम 25 का देखते हैं तो 2 से नहीं होगा, 5 से, 5 5 जा 25, 5 से 5 1 जा 5। तो एलसीएम देखते हैं। 20 का फैक्टर हमने किया, 20 का फैक्टर किया 2 × 2 × 5, और 25 का फैक्टर किया हमने 5 × 5। तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास हो गया, एक 2 तो ये आ गया, एक 2 ये आ गया, इस दोनों 5 के बदले में एक 5 आ गया और ये 5 आ गया हमारे पास। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100। इसका मतलब ये 100 मिनट्स हो गया। अगर 100 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 60 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स। तो 60 + 40 हो गया 100 मिनट्स, और 60 मिनट्स को हम लोग क्या कहते हैं? 1 आवर कहते हैं। 1 आवर 40 मिनट्स। इसका मतलब अगर ये 12 बजे बेल बजा तो 12 के बाद कितना हो गया? यहाँ पे 12 बजे के बाद जो है 1 आवर 40 मिनट्स का मतलब जो है फिर से अगेन कब होगा? ये क्या कर रहा है? व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन? तो दे बीप अगेन एट 1:40 PM। 1:40 पे जो है ये फिर से बीप स्टार्ट होगा, और ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। इसमें 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, इसमें ग्रेटर एंगल जो है स्मॉलर एंगल से 3 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो फाइंड द मेजर ऑफ दिस 2 एंगल्स। इसको हम 2 तरीका से बनाने की कोशिश करेंगे। एक तो फर्स्ट मेथड है ये जो 1 वेरिएबल से, एक बनाएंगे सेकेंड वेरिएबल से। अगर द ग्रेटर, पहले हम फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड, द ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। अगर लेट हम कर लेते हैं, लेट द स्मॉलर एंगल बी एक्स लेते हैं, तो ग्रेटर नंबर, ग्रेटर एंगल भी कितना कह रहे हैं यहाँ पे? x + 18। साथ में ये क्या, हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब 2 एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो वी नो दैट सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंगल हमारे पास कितना है? x है। सेकेंड एंगल कितना है? ये x + 18 है, तो x + 18। ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो x और x कितना हो गया? 2x। 2x इक्वल्स टू 180 - 18 डिग्री। तो ये x का वैल्यू हो गया 162/2, एक हो गया 81 डिग्री। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 81 डिग्री। अगर ये एक 81 डिग्री अगर आ गया हमारे पास, तो दूसरा कितना हो गया? 81 में 80, ये जो है x + 18 जो है, इसको प्लस करेंगे तो
81 प्लस 18 ये हो गया कितना 99 डिग्री। इसका मतलब ये हमारे पास 99 डिग्री। ये हमारा एक आंसर हो गया। ये तो हमारे पास फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड हम देखते हैं। सेकंड मेथड में कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। अगर 2 वेरिएबल में बनाते हैं तो 2 वेरिएबल में क्या करें, ग्रेटर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड विद y। तो एक हम ले लेते हैं, लेट ग्रेटर एंगल बी x लेते हैं तो स्मॉलर एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉलर एंगल y ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तो x प्लस वाई 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल के कारण, सप्लीमेंट्री एंगल के कारण। और फिर क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू कितना कह रहा है, स्मॉलर से y प्लस 18। तो इससे क्या कर लेंगे हम, x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 हो गया। ये सेकेंड हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री और x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। तो ये कट गया तो 2x का वैल्यू हो गया 198। तो 2 से काटेंगे तो x का वैल्यू हो गया 99 डिग्री। इससे x का वैल्यू आ गया, पुटिंग द वैल्यू कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, x के ऊपर 99 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y का वैल्यू 180 में से 99 माइनस कर देंगे तो y का वैल्यू हो गया हमारे पास 81 डिग्री। हम देख रहे हैं एक 99 है, एक 81 है, यहाँ भी एक 81 है, 99 है, सेम हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। लाइनिंग द जॉइंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2 और 2। कहने का मतलब इसमें 2 केस बनेगा, 1, 2 और 3। ये हमारा अगर ए पॉइंट है -2, 2 और ये बी का पॉइंट है 7, -4। तो एक कह रहा है क्या कि ये 1:, ये पूरा 2 पार्ट्स हो गया। ठीक है, ये पार्ट्स हो गया, ये 1:2। कहने का मतलब ये M1 हो गया और ये M2 हो गया। तो PXY के लिए क्या लिख देंगे, फॉर्मूला होता है M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, या M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो यहाँ पे ये हमारे पास x1 है, ये x1 है, ये y1 है, और ये हमारे पास x2 है और ये y2 है। तो वैल्यू पुट करते हैं, M1 हमारे पास 1 है, तो x2 कितना हमारे पास है 7 प्लस M2 हमारे पास 2 है और x1 हो गया -2 अपॉन 1 प्लस 2, या फिर M1 इंटू y2 -4 प्लस M2 2 इंटू y1 2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 x2 7 ठीक है, प्लस M2 x1 -2 अपॉन M2, M1 y2 -4 प्लस M2 और y1 2 ठीक है। तो ये 7 -4 अपॉन में 3 और ये -4 प्लस 4 अपॉन में 3, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब 3 अपॉन में 3 और 0 अपॉन में 3, तो ये 1 हो गया और ये 0। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 और 0 आ गया, ये तो एक टर्म हो गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं। सेकेंड है कि कोई यहाँ पे सिमिलरली ये पार्ट, ये और ये हमारे पास ए पार्ट कितना दे रखा है, ये -2 और 2 है, और ये बी पार्ट दे रखा है हमारे पास 7 और -4। अब हम इसे 2 पार्ट मान लेते हैं और ये जो है ये हमारे पास 1 पार्ट हो गया।
तो ये M1 हो गया और ये M2 हो गया, ये X1 Y1 और ये X2 Y2 आ रहा है पूरा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम P एक्स वाई का लिख लेते हैं। अब डायरेक्ट ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख ही चुका हूँ, तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो M1 हमारे पास यहाँ पे है 2 इंटू X1 M1 X2 7 प्लस M2 1 है इंटू X1 माइनस 2 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली M1 Y2 2 इंटू माइनस 4 प्लस M2 1 इंटू Y1 2 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, और तो ये 7 2 जा 14 माइनस 2 अपॉन में 3 और माइनस 8 प्लस 2 अपॉन में 3, ये 12/3 हो गया और ये हो जाएगा माइनस 6/3। 3 4 जा 3 2 जा, इसका मतलब आ गया ये 4 और माइनस 2। तो हमारे पास एक आंसर ये आ गया और एक आंसर हमारे पास ये आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 का दोनों का आंसर आ गया हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट जो होता है पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन क्या क्या आ गया, 1 0 एंड ये एक 1 0 आ गया, ये हम 1 0। अगर ये पॉइंट अगर मैं बोलूँगा तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास 1 और 0 और दूसरा पॉइंट आ गया 4 और माइनस 2, 4 और माइनस 2। इस तरह से ये हम चाहें तो लिख सकते हैं। यही दो कोऑर्डिनेट हमें बताना था, दो कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के फर्स्ट पार्ट में। इसमें दो क्वेश्चन, एक और पार्ट है और एक फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट पहले देखते हैं, फिर बाद में और पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल 2 सर्कल है, एक ओ वाला, एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है। ठीक है, द रेडियाई ऑफ OA आर सेंटीमीटर। OA का रेडियाई जो बड़े वाले सर्कल का रेडियाई R है और छोटे वाले OQ का वो 6 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, सोन इन द फिगर द कोड CD ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल में CD ये हो गया। ठीक है, लार्जर सर्कल इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर, स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया। ठीक है, टेंजेंट का काम कर रहा है। PA इज द टेंजेंट, PA एक टेंजेंट दे रखा है। ठीक है, PA इज द टेंजेंट टू द लार्जर सर्कल। ठीक है, अब PA का वैल्यू दे रखा है 16 सेंटीमीटर और OP का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ CD। अच्छा, ये C और D का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बड़े टेंजेंट के लिए हम देख लेते हैं कि ये क्या हमारे पास है। ये अगर टेंजेंट जो है हमेशा कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। इन ट्रायंगल AOP ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOP में अब OA जो है परपेंडिकुलर है, OA परपेंडिकुलर टू AP। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि रेडियस इज जो है टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, लिखना है तो लिख सकते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इससे टेंजेंट हो गया। तो हम आराम से ये ट्रायंगल में ये R है, ये 16 है और ये 20 दिया हुआ है, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखते हैं कि OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OP हमारे पास कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर हो जाता है 400 और ये होता है 16 का स्क्वायर 256 इक्वल टू R स्क्वायर। अब जैसे ही R स्क्वायर का आ गया तो R इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, रूट अंडर 144, और 144 का मतलब हो गया R का वैल्यू हमारे पास हो गया कितना, ये 12 का मतलब OA। अगर OA हमारे पास, ठीक है, अगर OA हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो हमें ये निकालते, इसके लिए एक कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं, O से D को हम मिला लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन था या नहीं दिए था, एक बार मैं कन्फर्म हो लेता हूँ। अच्छा, ये गिवन ही था, मैंने लिखा नहीं था, ये गिवन था। ठीक है, तो OA और OD, ये OA और OD दोनों हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये 12 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 12 सेंटीमीटर हमारे पास ये आ गया, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये 90 डिग्री है,
पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। फिर अगेन इन ट्रायंगल ओ क्यू डी सिमिलरली यही चीज लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। किस कारण? तो वही लिख देंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो इस अब यहाँ पे ये भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ पे ओडी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। ओडी का वैल्यू ऑलरेडी हमने अभी निकाला है 12 का स्क्वायर, ओ क्यू हमारे पास 6 का स्क्वायर है प्लस क्यू डी स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा 144 होगा, 12 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 36 इक्वल टू क्यू डी स्क्वायर। तो ये क्यू डी का वैल्यू आ गया 108 रूट में। तो 6 जा 36, 36 3 जा 108, तो ये आ गया 6√3। तो हमारे पास क्या निकालना है, जब क्यू डी अगर ये हमारे पास 6√3 आ गया, अगर ये 6√3 आ गया तो ये भी तो हमारे पास 6√3 ही होगा। कैसे होगा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे ऑल्सो देयरफॉर सी डी इक्वल टू 2 क्यू डी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कोड इज द बाइसेक्ट, ठीक है। कोड इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट, कोड इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम जानते हैं कि जब कोड जो है किसी टेंजेंट पे किसी टेंजेंट पे आता है तो वो बाइसेक्ट करता है। तो जिसके कारण जो है सी डी का वैल्यू हमें निकालना है 2 × 6√3, तो 6 2 जा 12√3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 के ओड पार्ट को हम देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का और का बी पार्ट। बी में बोला इन द गिवन फिगर, एक गिवन फिगर है जिससे 2 टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू ड्रॉन एट द सर्कल। टीपी और टीक्यू जो है दिया हुआ है विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी से। तो प्रूव दैट पी टी क्यू इक्वल टू ये, ठीक है। तो गिवन है, गिवन लिख लेते हैं। गिवन दे रखा है हमारे से, गिवन क्या है, टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स हो गया, ठीक है। तो प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट हमें प्रूव करना है पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, ठीक है। तो हम प्रूव करते हैं। आ रहा है क्लियर, ठीक है। तो हम देखते हैं, हमने देखा कि जब एक्सटर्नल पॉइंट है टी से तो हम जानते हैं टेंजेंट इक्वल होता है, टी पी इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा। क्यों लिख देंगे कि टेंजेंट लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल और क्या होता है, वो इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज है, टीपी इक्वल टू टी क्यू, टीपी और टी क्यू अगर इक्वल है तो उसके सामने टीपी और टी क्यू इक्वल है तो टीपी के सामने का एंगल ये हो गया ये, और टी क्यू के सामने का एंगल हो गया ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर टी क्यू है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर टी क्यू पी इक्वल टू टी पी क्यू। क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। पहले लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है
क्योंकि दो साइड से इक्वल, जो जिस ट्रायंगल के दो साइड से इक्वल होते हैं उसे हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पे ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। तो ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया, आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो देख लेते हैं ऑल्सो। अच्छा, एक चीज और देखना है कि ये जो टेंजेंट बन रहा है, ये पूरा टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक, ये 90 डिग्री का टेंजेंट हमेशा कितना बनता है, वो 90 डिग्री पे बनता है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि OPT एंगल OPT इक्वल्स टू 90 डिग्री। अच्छा, OPT में क्या कौन कौन सा एंगल है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, ये दोनों एंगल मिलके OPQ एंगल OPQ प्लस एंगल QPT एंगल TPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्या हम OPQ का ये जो है TPQ हमें क्या प्रूव करना है, TPQ, ठीक है देखते हैं। TPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रायंगल, अब हमारे पास QPT में, इन ट्रायंगल QPT में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, एंगल Q प्लस एंगल P प्लस एंगल T 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम आराम से लिख सकते हैं कि एंगल TPQ एक बार P ले लिया, एक बार Q ले लेंगे और एक बार हम T लेंगे, फिर प्लस TPQ TQP प्लस PTQ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। PTQ तो ये है, तो इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे, लेकिन TPQ को चेंज करेंगे। TPQ को किस में चेंज करें, TPQ का वैल्यू कितना हमारे पास है सेकेंड से, 90 माइनस OPQ, इसको लिख देंगे 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ। और TQP फर्स्ट में देखते हैं TQP किसके बराबर है, TPQ के बराबर है, और TPQ यहाँ पे भी है और TPQ हमारे पास यहाँ पे भी है, इसके ऊपर भी लिख लेंगे क्या, 90 डिग्री माइनस OPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे आएगा, यहाँ लिख लेते हैं कि फ्रॉम सेकेंड से हम देख रहे हैं कि TPQ एंगल TPQ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ, क्लियर है। और फ्रॉम फर्स्ट से देखते हैं, फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास दे रखा है कि एंगल TQP किसके बराबर दे रखा है, एंगल TPQ के, और एंगल TPQ किसके बराबर दे रखा है यहाँ से, ये 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ के। इसीलिए हमने फर्स्ट और सेकंड से हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। तो इससे क्या होगा, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 1 AP और ये जो 1 OPQ और 1 OPQ, 2 एंगल OPQ प्लस एंगल PTQ इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे क्या होगा, 180 से 180 कट गया, ये माइनस है तो इस तरफ आने के बाद ये प्लस आ जाएगा। तो PTQ इक्वल टू 2 एंगल OPQ, हेंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये लाइन समझने वाला था, फर्स्ट और सेकंड का यूज हमने कैसे किया। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ये पूरा जो है ना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड ऑफ द सेम रेडियस। अच्छा, ये हमारे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जिसका ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट दे रखा है इधर से और ऊपर से और नीचे से भी दे रखा है, ये दोनों तरफ से जो है हमारे पास क्या दे रखा है, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट दे रखा है, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ सॉलिड 20 है। अच्छा ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है, ये टोटल हाइट जो दे रखा है 20 सेंटीमीटर दे रखा, डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, ये डायमीटर जो है डी दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है,
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हाइट हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सिलेंडर का हाइट। तो सिलेंडर का हाइट हमारे पास टोटल हाइट 20 है। अच्छा डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7। अगर डायमीटर जो दे रखा है d = 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 7 सेंटीमीटर। साथ में हाइट जो दे रखा है ये स्मॉल h लिख लेते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर स्मॉल h, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये टोटल 20 है, 20 में से ऊपर का से भी 7 माइनस हो जाएगा और नीचे से भी 7 माइनस हो जाएगा। तो 7 यहाँ से 7 माइनस हो गया और यहाँ से भी 7 माइनस हो गया, तो 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये तो 20 में से 14 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। तो टोटल एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिलेंडर का CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एक और एक 2 हेमिस्फीयर है, 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRh प्लस 2 × ये CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। ठीक है, तो 2πr, एक काम करते हैं यहाँ से 2πr और इसमें से 2πr कॉमन ले लेते हैं। अगर 2πr कॉमन ले लेंगे तो इसमें बच गया h और इसमें बच गया 2r। और वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 22/7 और r का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 7 है और h हमने छोटा h निकाल लिया 6 प्लस 2 × r का वैल्यू हमारे पास 14 है। तो ये 7 से 7 कट गया, आ रहा है पूरा क्लियर। तो ये 44 हो गया और ये 6 प्लस 14 2 = 28 हो गया। तो 44 × 6 और 8 14 और 6 to 8 6 और 8 14 कैरी 1 34 और 33 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 33 और 34 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2πr²। ठीक है, 14 2 = 2 × r प्लस 6 14 2 = 2r। एक मिनट, एक ये r का वैल्यू हमारे पास, r का वैल्यू हमें 7 दे रखा है। तो 7 2 = 12 होगा, 12 प्लस 6 20। तो 44 2 = कितना होता है 88। तो ये हमारे पास 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये आंसर आ गया। हमने यहाँ पे r की जगह पर यहाँ पे 14 डाल दिया था, जबकि हमें जो ये हमें यहाँ पे r का वैल्यू डालना था 7, हमने 14 डाल दिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 के बी पार्ट में चलते हैं। कह रहे अ जूस ग्लास इज द सिलेंड्रिकल इन द शेप विथ हेमिस्फेरिकल रेज्ड अप विथ पोर्शन ऑफ द बॉटल। द इनर डायमीटर ऑफ ग्लास इज 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ 14 सेंटीमीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। अच्छा एक ग्लास लेते हैं, मान के चलते हैं यह एक ग्लास हमने लिया। ठीक है, ये ग्लास हमने लिया। अब ये ग्लास में क्या कह रहा है, ये नीचे से जो है ना ये पोर्शन ये जो हेमिस्फेरिकल है ये पोर्शन, तो इसका मतलब इस पोर्शन में तो हमारे पास जो है आएगा नहीं जूस, इस पोर्शन में जूस आएगा नहीं। इसका मतलब ये पूरे सिलेंडर में से अगर ये हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे वॉल्यूम, तो हमारे पास आराम से ये निकल जाएगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है जूस सिलेंड्रिकल शेप इन द हेमिस्फीयर रेज्ड पोर्शन ऑफ द बॉटम। ठीक है, इनर डायमीटर। अच्छा डायमीटर दे रखा है, डी का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा, रेडियस कितना हो जाएगा 10/2 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। साथ में हाइट दे रखा है, एच का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो क्या निकालें कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास निकाल लेते हैं। कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम निकालना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास, क्या फॉर्मूला मैंने बताया आपको कि ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस कर देंगे कि वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ, क्या हम कर लेते हैं इसमें, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम का ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। पाई आर स्क्वायर और पाई आर क्यू में से पाई और आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इसमें बच गया एच और ये बच गया 2/3, इसमें 2/3 आर बच गया, आ जाएगा नीचे। तो 3.14 इंटू, क्योंकि यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और एच ये आर हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर इंटू एच के जगह पर एच का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 14 माइनस 2/3 और आर हमारे पास 5 दे रखा है। तो ये 3.14 इंटू 25 और ये हो गया 14 माइनस 10/3। ठीक है, तो डेसिमल हटाते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, क्या इसको यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं 3.14, तो डेसिमल हटा देंगे तो ये 00 और ये 25 आ गया और यहाँ पे एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो ये हो गया 3, तो 14 3 जा 42 माइनस 10, तो 25 1 जा 25 4 जा 2 से काटेंगे 2 टाइम्स और ये 157, तो ये कितना आ गया 157/2 इंटू ये हो जाएगा 32/3, 2 से काटेंगे तो 16 टाइम्स में 2 से काटेंगे। ठीक है, तो ये हम 157 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 7 जा 112 कैरी 11 16 5 80 प्लस 11 ये आ गया, फिर 16 9 25 ये हो जाएगा 2512/3। 3 से अगर हम डिवाइड कर देंगे इसको तो 3 से 3 8 जा 24 और 1 1 11 3 3 जा 9, फिर हो गया 2 2 22 3 7 जा 0.33। ये हमारे पास क्या दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब। और ये इस तरह से ये हमारा ये कैपेसिटी निकल गया, किसका, ग्लास की कैपेसिटी निकल गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन 31 है, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपन 1 प्लस cos थीटा। तो ये हम देखते हैं LHS लेते हैं। LHS है हमारे पास cot थीटा माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो cot का रिलेशन साइन और cos में होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा, और कोसेक का रिलेशन 1 बाई साइन थीटा। तो इसको हम यूज कर लेते हैं, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 उसका होल स्क्वायर। अच्छा, cos थीटा में यहाँ 1 माइनस cos थीटा, एक काम करते हैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, इन सब का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो अब अलग अलग स्क्वायर हटाते हैं, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर का रिलेशन क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। और यहाँ पे हम जानते थे कि cos थीटा का वैल्यू जो होता है cos थीटा बाई साइन थीटा होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा, और कोसेक थीटा जो है 1 बाई साइन थीटा के बराबर होता है। ये सब कुछ फॉर्मूला है जो हमने यूज किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, तो 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। अच्छा, ये स्क्वायर को हम 2 बार लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा से 1 माइनस cos थीटा कट गया, आ जाएगा ये लास्ट लाइन। ठीक है, तो ये 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा, और यही तो हमें RHS में लाना था। RHS हमारा प्रूव्ड हो गया। और इस तरह से जो है
सेक्शन सी आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम सेक्शन डी देखेंगे। और इस क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन पेपर मैं बना रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड मैथ्स बेसिक 2024 का, तो इस क्वेश्चन का अगर इस सैम्पल पेपर आपको चाहिए पीडीएफ में, तो वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, जो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ पे जाके आप आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो 2024 का है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करने रहे। धन्यवाद।